हे एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और आज के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक। तो इस चैप्टर के जो नोट्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था यार, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और ट्रेड सेक्टर को एक्सप्लॉइट करा था और हमारी इकोनॉमी को एक स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी बना दिया था। लेकिन अब 1947 के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, तो अब टाइम आ चुका है अपनी इकोनॉमी को वापस उठाने का। जो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट और गिरी हुई इकोनॉमी है, उसको वापस उठा के एक अच्छे पेस पे लाने का। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लॉन्च करे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो वो सब लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? वो सारी अरेंजमेंट्स जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। अगर आपने 11th में आपको याद हो, माइक्रो में आपने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करें। क्या हम आर्मी गुड्स प्रोड्यूस करें, क्या हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें? तो ये डिसाइड करना कि हम क्या प्रोड्यूस करें, वो होता था व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि किस टेक्निक को यूज करके हम प्रोडक्शन करें। क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या क्या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती थी? जिसमें हम प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा लेबर्स यूज करते थे, और कैपिटल इंटेंसिव में हम ज्यादा से ज्यादा मशीन्स यूज करते थे। तो वो डिसाइड करना कि हम कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्निक यूज करें। और फाइनल हमारा था फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी हम किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करें। क्या हम अमीरों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, क्या हम गरीबों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, या क्या हम लोग मिडिल क्लास के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें। ये डिसाइड करना कि किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हम लोग प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, ये तीन जो हमारे क्वेश्चन थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, को सॉल्व करने के लिए जो जो अरेंजमेंट हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक हो गया। अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कितने टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं? टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हमारे पास आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पे जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। यानी यहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब ओन्ड, कंट्रोल और ऑपरेट करता है हमारे प्राइवेट सेक्टर। यानी सरल भाषा में हम बोले, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट सेक्टर करता है, वही कंट्रोल करता है और वही ऑपरेट करता है। अब यहाँ पे यार प्राइवेट सेक्टर आ गया तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मेन पर्पस क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रॉफिट कमाएं। प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के पीछे भागता है ना, तो मेन पर्पस यहाँ पे क्या रहता है? प्रॉफिट कमाने का। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करती है। अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं? वो गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट में बेचे जा सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, उसको तो वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जो प्रॉफिट में बेच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन सी टेक्निक यूज करी जाती है? वो टेक्निक यूज करी जाती है जो सस्ती पड़ रही हो। अगर लेबर इंटेंसिव सस्ती पड़ रही है तो उससे प्रोडक्शन करेंगे, अगर कैपिटल इंटेंसिव सस्ती पड़ रही है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को वो यूज करते हैं। उसके बाद फॉर whom टू प्रोड्यूस, यहां पे जो गुड्स बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? यहां पे गुड्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परचेसिंग पावर रेदर देन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यानी यहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ये नहीं देखा जाता है कि यार लोगों की क्या नीड्स है, ये देखा जाता है गुड्स उनके लिए बनाए जाते हैं सो सिर्फ प्रॉफिट में उस चीज को खरीद सकें। तो उनके ऊपर सिर्फ फोकस करा जाता है, यानी उनको गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं उनके लिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मेजर रोल प्ले करती है वो करती है गवर्नमेंट। यानी हम बोल सकते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ऑपरेट करेगा, कंट्रोल करेगा, और प्रोडक्शन क्या होगा, कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अब ऑब्वियसली बात यार, यहाँ गवर्नमेंट आ गई है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो इसका मेन एम नहीं होगा। मेन एम इसका होता है कि सोशल वेलफेयर करना, सोसाइटी के लिए काम करना, इसका मेन एम होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को पैसा नहीं कमाना है, प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए काम करती है। ठीक है। तो ये कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, ये क्या गुड्स प्रोड्यूस करती है? ये वो गुड्स प्रोड्यूस करती है जो सोसाइटी में भी चाहिए होते हैं, जिस हिसाब से नीड होती है वही गुड्स ये प्रोड्यूस करती है। ये नहीं देखती कि प्रॉफिट किसमें कितना मिलेगा, ये देखेगी कि क्या सोसाइटी की डिमांड है, उस बेसिस पे गुड्स प्रोड्यूस करती है। हाउ टू प्रोड्यूस, ये अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि कौन सी टेक्निक को ये यूज करे। ये लेबर इंटेंसिव भी यूज करती है, ये कैपिटल इंटेंसिव भी, तो इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि अपने हिसाब से सेट करती है। यानी अगर ये देखती है कि यार अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव पे जाऊंगा तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, अगर मैं लेबर इंटेंसिव पे जाऊंगा तो क्या उससे मेरा प्रोडक्शन में कमी आएगी। तो ये अपने हिसाब से सब कुछ देखती है कि हमारा सोशल वेलफेयर हो सके, उस हिसाब से अपने हिसाब से डिसाइड करती है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है? ये गुड्स प्रोड्यूस करती है ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी या अर्जेंसी ऑफ द सोसाइटी रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर। यानी यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि यार कौन उसको
परचेस कर सकता है। यहाँ पे देखा जाता है गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि किसकी कितनी नीड है उस हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, जो हॉस्पिटल होते हैं, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज होती है तो सबके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कितनी सोसाइटी की नीड है, उस बेसिस पे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तीसरी हमारी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। यार नाम से पता चल रहा होगा, दोनों का इंक्लूड कर देते हैं, यानी यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही कंट्रोल, ऑपरेट और प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, दोनों का ही यहाँ पे दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस क्या रहता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है, और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो दोनों, इसका पर्पस क्या हो गया, प्रॉफिट भी कमाना, साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करना। प्रॉफिट का जो देखना होता है वो प्राइवेट सेक्टर देखता है, और सोशल वेलफेयर के कौन करता है, गवर्नमेंट काम करती है। तो इसमें जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है वो कैसे सॉल्व करी जाती है, यानी यहाँ पे दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं अपने हिसाब से। मेजर रोल प्ले यहाँ पे गवर्नमेंट का होता है, और जो बचा हुआ होता है वो थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारे थे। अब इसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या फायदा और नुकसान है। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फायदा ये है कि सबसे पहले गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे या सर्विसेज मिलेंगे, क्योंकि आप एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, आपको फर्क पता चल जाएगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल के होंगे वहाँ की फैसिलिटीज, हाइजीन सब कुछ बढ़िया होगा, तो ऑब्वियसली बात है क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलेंगे। सेकेंडली, दूसरा फायदा होता है कि प्रॉफिट कमा रहे हैं तो अल्टीमेटली जीडीपी में भी तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, तो जीडीपी ग्रोथ भी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता है, यानी सब तक, पुअर तक गुड्स नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी के क्या फायदा होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का फायदा ये होता है कि सोशल वेलफेयर हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, यहाँ पे नीड्स ऑफ द सोसाइटी के लिए काम कर रही है, तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर हो जाता है या इक्वालिटी बनी रहती है। ठीक है, नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि भाई सिर्फ भलाई करके, सोशल वेलफेयर करके देश नहीं चलता है, हमको जीडीपी की ग्रोथ भी चाहिए, हमें प्रॉफिट भी कमाना है, तो जिससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो सके। तो इस जो इकोनॉमी होती है इसके अंदर जो जीडीपी की ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है, तो ये इसका नुकसान है। मिक्स्ड इकोनॉमी का फायदा क्या है, फायदा ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, दोनों इसका फायदा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारे इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना और साथ साथ लिखते रहना। तो यार यहाँ पे पूछा जाता है कि हमारी कंट्री ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करा, हमने फॉलो करा था मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्री में, हमने वो अडॉप्ट करा। ठीक है, हमने इकोनॉमिक सिस्टम भी अडॉप्ट कर लिया। अब बात आती है कि भैया कुछ हमें गोल्स अचीव करने हैं, हमने अपनी इकोनॉमी को वापस ग्रो करना है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। यार आप भी जब किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, सपोज कर लो आपका कुछ एम है कि मेरे को बोर्ड्स में 95% चाहिए, मेरे को सीयूटी में एक अच्छा स्कोर चाहिए, मेरे को जेई में एक अच्छी रैंक चाहिए, मेरे को नीट में एक अच्छा स्कोर चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हो, पहले प्लान करते हो ना। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी ग्रो करने के लिए प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, यानी कंट्री के जितने रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में लगाना, यानी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज, यानी हम जहां पे भी पैसा लगा रहे हैं, हमें ध्यान, ये रिसोर्सेज लगा रहे हैं, हमें ध्यान ये देना है कि वो कंट्री की क्या हो, नेशन की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए, यानी हम अपनी प्रायोरिटी नहीं रखेंगे, हम सबसे ऊपर क्या रखेंगे, नेशन, जिससे नेशन का फायदा हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेस हैं उसको अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में लगाना, ध्यान में रखते हुए नेशन की प्रायोरिटी की, नेशन के लिए क्या अच्छा है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब यार अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी होती है। किसी बुक में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी इकोनॉमिक प्लानिंग की कि इट रिफर्स टू फर्स्ट सेटिंग अप ऑफ एन सेंट्रल अथॉरिटी एंड देन असाइनिंग सम गोल्स एंड फॉर्मिंग सम पॉलिसीज एंड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव दैट। तो अलग अलग बुक्स की डेफिनेशन आपको अलग अलग मिल जाएंगी, लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये प्लानिंग कमीशन जो हम अभी पढ़ेंगे उसने खुद दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक प्लानिंग की वो ये है। ठीक है, अब इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करा 1950 पे, यानी प्लानिंग करने के लिए पूरा ओवरऑल की कैसे इकोनॉमी ग्रो करेंगे, उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करा गया 1950 में, जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, श्री जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेट करा गया जिसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और इस प्लानिंग कमीशन ने क्या करा, एक 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं भैया, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे प्लान्स होते हैं जो हर 5 साल बाद हम चेंज करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि इन 5 साल में हमको ये चीज अचीव करनी है, उसके अगले 5 साल में हम इस चीज को अचीव करेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान्स को हमने 5 ईयर प्लान्स बोला। ठीक है, जो कि कब लॉन्च करे गए थे, पहली बार
पहली बार लॉन्च करे गए थे 1 अप्रैल 1951 को, और आखिरी बार कब लॉन्च करे गए थे 1 अप्रैल 2012 को, यानी 5 साल का ड्यूरेशन है। तो ऑब्वियसली बात है कितनी टाइम तक रहा होगा, 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक। और जो लास्ट वाला जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017। उसके बाद से हमने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करना बंद कर दिया। ठीक हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो 20 या 20+ ईयर के जो हम प्लान्स बनाते हैं कि हमें उस टाइम 20 साल बाद तक ये अचीव करना है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स। यानी लंबे समय के लिए जो प्लान्स हम बनाते हैं, 20 साल या 20 साल से भी ज्यादा के लिए प्लान्स बनाते हैं, उसको हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलते हैं। उसके बाद 2015, 1 जनवरी 2015 में हमने जो ये प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया नीति आयोग में, हमने इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग के साथ। यानी प्लानिंग कमीशन की जगह अब हम नीति आयोग को सेटअप कर दिया। और नीति की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसको बस इसमें कन्वर्ट कर दिया 1 जनवरी 2015 को, दैट्स इट। उतना ही हमको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी कुछ डिटेल्स हमने पढ़ी। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, यानी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करना अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से, ये ध्यान में रखते हैं कि हमारी नेशन की क्या प्रायोरिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद प्लानिंग कमीशन हमारा 1950 में सेटअप करा गया था इस चीज के लिए, जिसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करे, जो पहली बार 1951 से 1956 तक हुए। उसका जो आखिरी वाला हुआ था वो 2012 से 2017 के बीच में हुआ। उसके बाद जो 20 साल से ज्यादा के प्लान्स होते हैं उसको हम पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलते हैं। और 1 जनवरी 2015 को हमने प्लानिंग कमीशन को कन्वर्ट कर दिया था नीति आयोग में। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़े। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। एक एक करके चैप्टर वाइज, मतलब स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत इजी रहेगा। नोट करते रहना अपने साथ साथ, नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखिए, वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो तब तक आप इसको नोट कर लो, मैं आता हूं 2 सेकंड में। अब आता है बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। यानी 5 ईयर प्लान जो हम लॉन्च करते थे वो कुछ स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने के लिए करते थे। जैसे कि कभी हमने सोचा कि इस बार 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करेंगे, फिर इस 5 ईयर प्लान में हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करेंगे, तो वो स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए थे। लेकिन जो भी हम 5 ईयर प्लान बनाते थे उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव जरूर होता था, बेसिक गोल होते थे उनके। वो 4 बेसिक गोल क्या थे वो समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बना देना कि हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। वो होता है एक जनरल सेंस में ग्रोथ। और ग्रोथ का एक अच्छा इंडिकेटर होता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी रिफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सरल भाषा में जीडीपी मतलब कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी फाइनल वैल्यूज, गुड्स की फाइनल वैल्यू अगर हम कंबाइन कर दें, यानी टोटल जो गुड्स प्रोड्यूस है उनकी फाइनल वैल्यू अगर हम बात करें ऐड करके, वो हमारी कंट्री की जीडीपी होगी। तो एक अच्छा इंडिकेटर ग्रोथ का जीडीपी होता है। अब यानी कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रहा ग्रोथ। अब जो जीडीपी होता है वो तीनों सेक्टर से डिराइव होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी होता है और सर्विस सेक्टर से भी होता है। तो हम बोल सकते हैं जीडीपी हम तीनों सेक्टर से डिराइव करते हैं, राइट। सो ग्रोथ का क्या हुआ, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। सेकेंडली जो इसका एक अच्छा इंडिकेटर होता है वो होता है जीडीपी। और उसके बाद जीडीपी हम डिराइव करते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, तीनों से डिराइव होता है हमारी कंट्री का जीडीपी। इतना हमको ग्रोथ में याद रखना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास आया मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन यार आपने सुना ही होगा। एक जनरल सेंस में मॉडर्नाइजेशन मतलब हम बोलते हैं कि जो हम कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर रहे थे या जो हम पहले चीजें करते थे उससे चेंज करना एक नए माइंडसेट के साथ, उसी को हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, या नई नई चीजें अडॉप्ट करना, उसी को मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। तो यार मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। यानी इसके अंदर 2 एस्पेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहला एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि हम जो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते थे उससे अपने आप को चेंज करना और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको अडॉप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल यार जब हम पहले सीड्स यूज करते थे, बड़ी पुरानी टाइप की सीड्स यूज करते थे, लेकिन जब से हमने HYV सीड्स यूज करना चालू करा हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी हमने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो यार, हम एक फैक्ट्री पे जो मशीन यूज करते थे पुरानी वाली, उसकी जगह हमने नई मशीन यूज करना चालू करा, तब से हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्नाइजेशन मींस एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है, दूसरा होता है, ये तो सिर्फ 50% है, बचा हुआ 50% मॉडर्नाइजेशन होता है चेंज इन द सोशल आउटलुक। यानी आपने देखा होगा यार, आज से कुछ साल पहले या काफी साल पहले तक कुछ ऐसी प्रथाएं चलती थी या प्रैक्टिसेस चलती थी जो गलत थी। फॉर एग्जांपल गर्ल चाइल्ड मैरिज, उसके साथ साथ आपका गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन, और ये सारी जो प्रैक्टिसेस थी जो गलत थी, जो फालतू थी, उसको चेंज करना भी, दैट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन सोशल आउटलुक। यानी अपना माइंडसेट चेंज करना, जो गलत प्रैक्टिसेस है उससे अपने आप को इवॉल्व करके अपना माइंडसेट चेंज करके सही चीजों पे आना, दैट इज चेंज इन सोशल आउटलुक। तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है,
एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द सोशल आउटलुक, राइट। थर्ड आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब कि आत्मनिर्भर बनना। ऑब्वियसली बात है यार, अब इसमें क्या हुआ, हम बोलते हैं कि जो हम डेवलपमेंट अपनी इकोनॉमी का कर रहे हैं वो हम अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज करके, ना कि किसी और के रिसोर्सेज। यानी डेवलपमेंट होगा हमारी इकोनॉमी का, लेकिन हम अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करेंगे, ना कि किसी से इंपोर्ट करवा के। तो व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, यानी खुद के डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज करके अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना, आत्मनिर्भर बनना। अब बात आती है कि भैया ये नेसेसरी क्यों था, यानी कि हम लोग क्यों किसी से इंपोर्ट करके, गुड्स को इंपोर्ट करके, रिसोर्सेस इंपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं कर लेते? वो भी तो ठीक है। वो ठीक नहीं है, क्यों? इसके दो रीजन है। पहला है टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। यार हम लोग अभी अभी कुछ साल पहले ही बोलो आप, हम लोग अभी अभी ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए थे, उससे पहले तक तो हम उनके ऊपर ही डिपेंडेंट थे। तो अब आज़ादी के बाद भी अगर हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना है तो फिर ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। तो फायदा ही क्या हुआ फिर इंडिपेंडेंस का? तो इसलिए पहला रीज़न ये था कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, किसी भी फॉरेन कंट्री के ऊपर। दूसरा रीज़न आत्मनिर्भर बनने का ये था कि टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि यार चलो हमने मान लिया कि हाँ हम इस कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अब क्या होगा, हम किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास कुछ ऐसी पॉलिसीज लगा सकती है, ऐसी ये बोल सकती है कि यार हम इंपोर्ट तभी करेंगे जब आप ये चीज़ हटाओगे, ये चीज़ करोगे, टैक्सेस ये करोगे, तो वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी पॉलिसीज में इंटरफेयर कर सकती है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया था कि हमें खुद अपने आप प्रोडक्शन करके अपने डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपने खुद के रिसोर्सेज से। तो दो रीजन क्या थे? सबसे पहला कि फॉरेन डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए, सेकंड जो फॉरेन इंटरफेरेंस है हमारी पॉलिसीज में वो ना कर पाए। तो ये दो रीजन से सेल्फ रिलायंस बनने के या आत्मनिर्भर बनने के। ठीक है। फोर्थ हमारे पास आता है इक्विटी। ये पिक्चर देख लेना, क्लियर हो जाएगा इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। दोनों टर्म्स अलग होते हैं। इक्वालिटी मतलब कि आपने सबको सेम गुड्स दे दिए, इक्विटी मतलब कि आपने डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स, किसकी कितनी जरूरत थी उस हिसाब से गुड्स बांटे हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो यार, इक्वालिटी क्या दिखा रहा है कि जो मैच देख रहे हैं तीनों लोग, उन सबको एक ही गुड्स दे दिए हैं, एक ही टाइप का स्टूल दे दिया है। यानी जो सबसे लंबा है उसको भी वही स्टूल दिया है, जो उससे छोटा है उसको भी वही स्टूल दिया, और जो सबसे छोटा है घंटा उसको भी वही स्टूल दिया है। वो क्या है? इक्वालिटी। इक्विटी मतलब कि जो सबसे लंबा है उसको उस हिसाब से दिया गया है कि तीनों मैच देख सके, उस बेसिस पे बांटा गया है। ये नहीं कि सिर्फ ऐसी बांट दिया, डिपेंडेंस क्या नीड्स हैं उसके बेसिस पे बांटा गया है, राइट। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया, इक्वालिटी और इक्विटी। तो इक्विटी मतलब होता है बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक पहुंचे, यानी अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हर सेक्शन के पास पहुंचे, रिच भी उस चीज का फायदा उठा पाए और जो गरीब है वो भी उस चीज का फायदा उठा पाए और जो मिडिल क्लास है वो भी उस चीज का फायदा उठा पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच उसका फायदा उठा रहा है जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं ग्रोथ के, राइट। उसके अलावा हम बोल सकते हैं बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, कुछ बेसिक चीजें हैं वो सबके पास होनी चाहिए, इसको बोलते हैं इक्विटी। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है इक्विटी का, ठीक है। तो ये चौथा हमारा था इक्विटी। तो ये चार हमारे थे बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी हमने जो स्पेसिफिक पढ़े उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे बेसिक गोल्स हैं जो ये चार हमारे हर जगह अप्लाई होते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला ग्रोथ, यानी इंक्रीज करना प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपनी कंट्री। सेकंड मॉडर्नाइजेशन, यानी एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। तीसरा सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर बनना, यानी डेवलपमेंट करना अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज करके। फोर्थ इक्विटी, यानी जो ग्रोथ हो रही है उसके बेनिफिट सब तक पहुंचे, वो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये चार हमारे बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स थे। अब आता है एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। अब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कुछ हमने रिफॉर्म्स करे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स करे, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा हमने लॉन्च करा। तो पहले हम समझ लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम पे चल रही थी जब हमको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा बचता है कि अब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज लगाई जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वो इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या है, ये एक बहुत ज्यादा बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड था और ग्रो नहीं कर रहा था, बहुत कम रेट से ग्रो कर रहा था, ठीक है। इसी वजह से फर्स्ट प्लान जो 5 ईयर प्लान था उसका फोकस एग्रीकल्चर पे हुआ था, यानी जो 1951 से 1956 तक हमने प्लान लॉन्च करा था उसका मेजर फोकस रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर, ठीक हो गया। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कुछ फीचर्स या प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या थी, तभी तो यार सरकार पहले देखेगी, या जो कमीशन है जिन्हें 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करने हैं वो यही तो देखेगी पहले प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद वो डिसाइड लेगी ना कि हम किस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हमारे फीचर्स या प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या थे? सबसे पहला था लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन मतलब होता है टोटल आउटपुट कितना बना, प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट पर हेक्टेयर कितना बढ़ा, राइट। तो हमारी बहुत ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड था, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस द नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन अ वर्क आर मोर देन द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड। यानी एक फार्म में अगर 4 बंदों के काम की जरूरत है और वहां पे 6 लोग लगे हैं,
यानी वो 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, उनको आप हटा दोगे ना तो भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं आना है। तो वो 2 क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती थी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। थर्ड हमारा हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, यानी यार हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं हो पाती थी, इसलिए फार्मर्स को डिपेंड होना पड़ता था किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर। तो अगर अच्छी रेनफॉल हुई तो प्रोडक्शन सही हो जाता था, लेकिन रेनफॉल अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। तो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं हम लोग, रिस्की हो गया था, हमें डिपेंड होना पड़ता था रेनफॉल के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर को। फोर्थ था सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो सिर्फ अपने खाने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, सिर्फ अपने तक, आप मार्केट में बेचने के लिए नहीं कर रहे हो, जो कि एक गलत चीज़ है, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, लेकिन हम क्या कर रहे थे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी हम सिर्फ खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे कि हमने उगाया और हमने खा लिया, हमने ये नहीं सोचा कि हम मार्केट में भी बेचें, वो होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो खुद के लिए प्रोड्यूस करने को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो कोई एक सही चीज़ नहीं है, राइट। उसके बाद फिफ्थ आया आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे थे, यानी मशीन्स, ये सब हम जो ट्रैक्टर्स होते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन्स यूज नहीं कर रहे थे, हम बहुत पुरानी मशीन्स यूज कर रहे थे, इनफैक्ट मशीन्स यूज भी नहीं करते थे किसी फार्म्स में। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा आउटपुट ऑब्वियसली बात है अच्छा नहीं निकल पा रहा था, और हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो चुका था, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है सिक्स्थ, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट्स कौन होते हैं? जो खुद फार्मिंग करते हैं, हाथों से खुदाई वगैरह, वो होते हैं टेनेंट्स। और लैंडलॉर्ड जिनकी वो जमीन होती है, ठीक है। तो उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट रहता था, जिसमें क्या करते थे लैंडलॉर्ड्स, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे वहां पे काम करने के, जो कि एक सही चीज नहीं थी। और ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, या फीचर था एग्रीकल्चर सेक्टर का, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी उसके बाद भी। तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे कि हमने क्या रिजोल्यूशन लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या इसके ऊपर रिफॉर्म्स करे जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंप्रूव हो सके, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। तब तक जो जो यहाँ पे कराया है इसको अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स मेंटेन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे नोट्स की लिंक है, वहां से उसको चेकआउट कर लेना। और तब तक आप इसको नोट कर लो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको। ओके, चलो बाय। I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you